सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आणविकता। आणविकता क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। तो देखिए, आइए देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए, ये है अभिक्रिया की आणविकता। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अणु भाग लेते हैं वह उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। दूसरा है हमारा अभिकारक अणुओं की संख्या के आधार पर अभिक्रिया की आणविकता को जो है निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला है प्रथम एक अणुक अभिक्रिया। एक अणुक अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता एक होती है, वह अभिक्रिया एक अणुक अभिक्रिया कहलाती है। कैसे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता एक होती है, एक अणुक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे PCl5 है, यहाँ पर जो PCl5 है वो केवल एक ही अणु फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का ले रहा है। भले ही ये दो भागों में टूट रहा है लेकिन अणु भाग कितना ले रहा है? भाग केवल एक अणु ले रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया कैसी कहलाएगी? एक अणुक अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरा है हमारा द्वि अणुक अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता कितनी होती है? दो होती है, उस अभिक्रिया को द्वि अणुक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैथिल एसीटेट को CH3COOCH3 यानी मैथिल एसीटेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई। देखिए, मैथिल एसीटेट एक अलग है और सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग है, यानी दोनों को मिलाया जाता है तो दो अणु कितने हुए? एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का हुआ और एक मैथिल एसीटेट हुआ। दोनों को लेकर के क्या बना? सोडियम एसीटेट बना और मैथिल एल्कोहल बना। तो जो जितने अणु इसमें किसके भाग लिए? CH3COOCH3 किसने भाग लिया और NaOH किसने लिया। यानी एक अणु CH3COOH मैथिल एसीटेट और एक अणु NaOH का लिया, तो एक और एक कितने हो गए? दो अणु हो गए। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम रखा गया द्वि अणुक अभिक्रिया। जैसे 2HI है, HI की यहाँ पर संख्या कितनी है? 2 है, इसलिए यह अभिक्रिया भी कैसी होगी? द्वि अणुक अभिक्रिया होगी। तीसरा है त्रि अणुक अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता 3 होती है, वह अभिक्रिया त्रि अणुक अभिक्रिया कहलाती है। कैसे? कि जिस अभिक्रिया में केवल 3 अणु भाग लेते हैं वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? त्रि अणुक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे त्रि अणुक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता 3 होती है, त्रि अणुक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2NO + O2 एरो 2NO3। इस तरीके से हम 2NO यानी NO की संख्या यहाँ पर 2 है और O2 की संख्या 1 है, यानी 2 इसकी है और 1 इसकी है, मिलाकर के कितना बना? 3 बना। तो यह अभिक्रिया किस कोटि की कहलाएगी? यानी इसकी आणविकता क्या कहलाएगी? त्रि अणुक अभिक्रिया कहलाती है। इस तरीके से हम त्रि अणुक अभिक्रिया को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। इसके बाद है आपका टॉपिक है क्या है? अभिक्रिया की कोटि। दूसरा हमारा टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं की सांद्रता, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणुओं की सांद्रता क्या होती है? सांद्रता को क्या करता है? वेग निर्धारण में अभिकारक के अणु जो भाग लेते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणु की सांद्रता को परिवर्तित करने के लिए अभिक्रिया के जो अणु भाग लेते हैं वह उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो देखिए कैसे? किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारण में, यानी किसी अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके वेग निर्धारण में अभिकारक के जो अणु भाग लेते हैं वह उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। कोटि के आधार पर जो अभिक्रिया है वो निम्न प्रकार की होती है। तो पहले है शून्य कोटि अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पर क्या है? अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। जैसे H2 + Cl2 है। देखिए, H2 और Cl2 ये रासायनिक क्रिया जो है वो अगर हम H2 और Cl2 को मिलाएंगे और अगर सूर्य का प्रकाश नहीं प्राप्त होगा तो ये रासायनिक अभिक्रिया पूरी नहीं होगी। ये किस पर निर्भर कर रही है? सूर्य के प्रकाश पर निर्भर कर रही है, न कि H2 और Cl2 के परमाणुओं पर निर्भर कर रही है। ये किस पर निर्भर करेगी? सूर्य के प्रकाश पर। तो ये अन्य चीज पर निर्भर की। और यहाँ हमारा क्या कहा गया है? वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर, यानी अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं कर रहा। किसके सांद्रण पर निर्भर कर रहा है? सूर्य के प्रकाश पर। तो सूर्य का प्रकाश क्या हुआ? अन्य क्रिया हुई। तो इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? शून्य कोटि अभिक्रिया
कहा जाता है। दूसरी हमारी प्रथम कोटि अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसका वेग एक अभिकारक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे PCl5 है, PCl3 + Cl2, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या है, अभिकारक का एक ही अणु PCl5 भाग ले रहा है और PCl5 भाग लेकर के PCl3 और क्या Cl2 में टूट रहा है, तो इसलिए इस अभिक्रिया को कहा जाएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया। उसके बाद जो हमारी द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि अभिक्रियाएं हैं वो 30% लेस के कारण इस बार 2023 की परीक्षा में कोर्स में नहीं है, इसलिए उनको हम आपको नहीं करा रहे हैं। हमें आपको, क्योंकि हमारी प्रथम कोटि और शून्य कोटि अभिक्रियाएं हमारे सिलेबस में हैं, इसलिए हम प्रथम कोटि और शून्य कोटि अभिक्रियाओं को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहे हैं। आगे हमारा टॉपिक है आणविकता एवं कोटि में अंतर। आणविकता और कोटि में अंतर कई बार परीक्षा में पूछा गया है और इस बार भी लगभग आने के लगभग चांस हैं। तो देखिए कैसे आणविकता क्या होती है और कोटि क्या होती है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। वहीं अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे अभिकारक अणु जो उस अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। दूसरा, अभिक्रिया की आणविकता शून्य हो सकती है लेकिन कोटि कभी शून्य नहीं होती। कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं होती, जबकि कोटि शून्य हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि शून्य होती है, अगर शून्य नहीं होती है। आगे है अभिक्रिया की आणविकता पूर्णांक। अभिक्रिया की आणविकता किस में होती है, पूर्णांक में होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक या अपूर्णांक। अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है, दोनों में हो सकती है, लेकिन आणविकता पूर्णांक ही रहती है। दूसरा हमारा है आभासी एक अणुक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को छद्म अभिक्रिया भी कहा जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 एवं आणविकता 1 से अधिक होती है, वह अभिक्रिया आभासी एक अणुक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए C12H22 प्लस H2O, तो ये बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12। यहाँ पे देखेंगे कि अगर आणविकता देखी जाए तो आणविकता इसकी क्या होगी, आणविकता जो होगी वो 2 होगी, क्योंकि C12H22 यानी चीनी का सुक्रोज और जल दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, 2 आणविकता होगी। लेकिन वहीं कोटि देखी जाए तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि चीनी में कितना भी जल मिलाओ लेकिन क्या होगा कि इसका सांद्रण परिवर्तित नहीं होगा। यानी मीठापन है तो मीठापन ही रहेगा, मीठापन है तो ज़्यादा मिलाएंगे तो मीठी धीरे धीरे क्या होगा, मीठा कम होने लगेगा। लेकिन ये जल जो है इसके सांद्रण के यानी अभिकार के सांद्रण यानी सांद्रण को परिवर्तित नहीं करता, अर्थात वेग को परिवर्तित नहीं करता। इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी, और आणविकता कितनी होगी, 2 होगी। जिस अभिक्रिया की आणविकता 1 और यानी आणविकता परिवर्तित होते जाए और कोटि 1 ही बनी रहे, वही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, आभासी एक अणुक अभिक्रिया या छद्म अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको जो है हमें क्या करना है, अपनी कॉपी पर नोट कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, क्योंकि ये परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ऐसे ही आगे देखते रहें हमारे वीडियो को और लाइक और शेयर करते रहिए, जिससे कि हम आपको और अच्छे से अच्छे टॉपिक पर वीडियो उपलब्ध कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।